वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व द सिस्टम। तो यहाँ पे 4 इक्वेशंस दिए हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में और हमें चेक करना है कि ये गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, और अगर सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो फिर हमें उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए टेक्निक वैसे ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज़ किए थे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये गिवन 4 इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे। इसके पहले जो हमने 3 प्रॉब्लम्स लिए थे उसमें एक्स वाई जेड के फॉर्म में ओनली 3 इक्वेशंस दिए थे, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं 4 इक्वेशंस दिए हैं। तो ये थोड़ा सा यूनिक प्रॉब्लम बन जाता है इसके पहले के 3 प्रॉब्लम्स के रिस्पेक्ट में। तो चलो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करते समय देखो नीचे हमने लिखा है गिवन इक्वेशंस आर। गिवन इक्वेशंस हमने यहाँ लिख लिए हैं और सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है ये सभी इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना। तो हम यहाँ लिख लेंगे अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करते समय यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बनेंगी। पहली मैट्रिक्स रहेंगी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो कि तीनों इक्वेशंस के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से बनेंगी। दूसरी मैट्रिक्स रहेंगी अननोन मैट्रिक्स जो कि तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड अननोन्स है, वो वहाँ पे हम रखेंगे। और तीसरा मैट्रिक्स कहलाएगा कांस्टेंट मैट्रिक्स जिसमें इक्वल टू के राइट साइड में जो कांस्टेंट टर्म्स है उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलो यहाँ पे पहले इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स लिखे देखो 1 5 7 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में 2 3 4, थर्ड रो में 1 -2 -3, फोर्थ रो में 3 11 13। ये हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार। और अब इसके बाद हमें अननोन मैट्रिक्स तैयार करना है। अननोन मैट्रिक्स के लिए आपको तीनों इक्वेशंस में जो अननोन है एक्स वाई जेड वो वहाँ पे आपको कॉलम फॉर्म में लिखना है। और इक्वल टू के राइट साइड में कांस्टेंट मैट्रिक्स, चारों इक्वेशंस के राइट साइड में क्या है देखो 15 11 -4 एंड 25, वो हमने रख के यहाँ पे कांस्टेंट मैट्रिक्स तैयार कर लिए। तो फाइनली गिवन 4 इक्वेशंस हमने मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लिया है। अब कैसे चेक करेंगे कि गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट है वो बताते हैं। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ ये जो तीनों मैट्रिक्स है ये तीनों मैट्रिक्स को हम नाम दे देंगे। पहला मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, लास्ट मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स और बीच वाला मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स। इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो सकता है ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है ना, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में ये रहेगा। और इसको फिलहाल हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगा ए एक्स इज इक्वल टू बी, क्योंकि इसका आगे हमें यूज़ है और एट द लास्ट जब सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा, जब हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा, तब हम इसी इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो चलो अब हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स तैयार करना है। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो ए और बी को कंबाइन करके बनाया जाता है। तो चलो हम यहाँ लिखेंगे सी इज इक्वल टू ए कोलन बी, यानी ए और बी मैट्रिक्स को हम कंबाइन करने वाले हैं। तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हम यहाँ ले लेंगे, तो ये देखो ये कॉपी करके ले लिए, और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हम इधर लिख लेंगे और ए और बी को हम कंबाइन कर लेंगे। तो ये देखिए ये बी मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख लिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये सी मैट्रिक्स तैयार हो चुका है। तो ये है ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, और यहाँ पे हम पार्टीशन कर लेते हैं ताकि ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आप आइडेंटिफाई कर सको। पहले 3 कॉलम के जो एलिमेंट्स है वो ए के एलिमेंट्स है और बाद का जो लास्ट वाला जो कॉलम है वो वो बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। अब देखो यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स 0 है क्या, चेक करो। देखो ये लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है, ये देखो ये जो हमने ट्रायंगल बनाया ना ये लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है। क्या ये 0 है? नहीं। ये हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कंसिस्टेंसी चेक करना है तो सबसे पहले ये पूरे ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स सी को आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होते हैं। तो क्या ये सी मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये सी मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 ले आएंगे बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। देखो यहाँ सभी रो को नाम दे देते हैं R1 R2 R3 R4। और अब चलो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम R2 R3 और R4 के लिए इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। और उसके थ्रू सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे 0 ले आएंगे। तो R3 का इक्वेशन काफ़ी सिंपल रहेगा, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1 कर लेंगे। R2 के लिए हम R2 माइनस 2 ऑफ R1 एंड R4 के लिए R4 माइनस 3 ऑफ R1 ऐसा कर लेंगे। ये 3 इक्वेशंस को फॉलो करने से क्या होगा, सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो के फर्स्ट प्लेस पे 0 आ जाएगा।
तो चलो न्यू मैट्रिक्स बनाते हैं। न्यू मैट्रिक्स में फर्स्ट रो जो है वो एज इट इज़ रहेगा 1 5 7 15। सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो में चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले हम थर्ड रो के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, क्योंकि थर्ड रो के लिए इक्वेशन है R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। सो R3 माइनस R1 करने से आपको थर्ड रो के एलिमेंट्स देखो क्या मिले, 0 -7 -10 -19 ऐसा मिले हैं। कौन सी इक्वेशन का यूज़ किए, देखो ये देखिए, ये जो एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट किए ये R3 वाली इक्वेशन का यूज़ किए। R3 माइनस R1 करने से हमें थर्ड रो के एलिमेंट्स मिल गए। चलो अब सेकंड रो के एलिमेंट्स निकालते हैं। तो सेकंड रो के एलिमेंट्स के लिए R2 वाली इक्वेशन का यूज़ करो। तो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2 ऑफ R1, ऐसा है ना। सो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 ऑफ 1, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद 3 माइनस 2 ऑफ 5, तो ये आ जाएगा -7, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपको R2 वाली इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं हम। R2 वाली इक्वेशन में आपको R2 की जगह R2 के सेकंड रो के एलिमेंट्स रखना है और R1 की जगह फर्स्ट रो के एलिमेंट्स रखना है। तो उसके बाद है 4 माइनस 2 ऑफ 7, तो ये -10 आ जाएगा। और उसके बाद के कैलकुलेशन में -19 आ जाएगा। तो इसके थ्रू हमने सेकंड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। देखो सेकंड रो के एलिमेंट्स आप देख सकते हैं ऊपर जो हमने लिखे हैं, ठीक है। और अब बचा फोर्थ रो के एलिमेंट, फोर्थ रो यानी लास्ट रो जो है उसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ रो के लिए हम R4 वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे। देखो R4 वाली इक्वेशन क्या है, R4 इज इक्वल टू R4 माइनस 3 ऑफ R1, यानी फोर्थ रो के एलिमेंट R4 पे रखना है और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स R1 की जगह रखना है। तो देखो इक्वेशंस कुछ ऐसी बन रही, 3 माइनस 3 इंटू 1, 11 माइनस 3 इंटू 5, देन नेक्स्ट 13 माइनस 3 इंटू 7, देन 25 माइनस 3 इंटू 15। और कैलकुलेशन करने के बाद देखो फोर्थ रो के एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं, जो कि आए हैं 0 -4 -8 और उसके बाद आएगा यहाँ पे -20, ठीक है। तो ये फाइनली हमने सी मैट्रिक्स यहाँ तक सॉल्व किया है। और जैसा हमने कहा सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो के फर्स्ट प्लेस पे 0 आ चुका है। लेकिन अभी भी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें अभी भी लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 नहीं है। तो चलो अब बाकी के हम यहाँ पे फिर से रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज़ करेंगे और बाकी के प्लेसेस पे 0 ले आएंगे, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 लाना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे R3 और R4 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2 एंड R4 इज इक्वल टू 7 ऑफ R4 माइनस 4 ऑफ R2। ये इक्वेशंस का हम यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, थर्ड रो और फोर्थ रो के कुछ प्लेसेस पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो थर्ड रो का जो है वो सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे, क्योंकि R3 माइनस R2 करना था, तो ये आसानी से सभी एलिमेंट 0 हो गए। अब फोर्थ रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है। तो देखो फोर्थ रो के एलिमेंट्स के लिए R4 वाली इक्वेशन का यूज़ करो। 7 ऑफ 0 माइनस 4 ऑफ 0, तो ये हो जाएगा 0। देन 7 ऑफ माइनस 4 ऑफ 7, ठीक है ना, -7, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद का कैलकुलेशन हम आगे लिख लेंगे। देखो ये जो हम रफ वर्क कर रहे हैं, रफ कैलकुलेशन है, ये आपको एग्जाम में शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको रफ लीक कर सकते हैं। अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर अगर अलाउड नहीं है तो ये मैनुअली सॉल्व करो रफ में। उसके बाद का एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए 7 इंटू -8 -4 इंटू -10, तो ये हो जाएगा -16। और फिर लास्ट में 7 इंटू -20 एंड -4 इंटू -19, तो यह हो जाएगा -64। और ये एलिमेंट्स हम वहाँ पे लिख लेंगे। और इस तरह से देखो सी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, देखो सी मैट्रिक्स एक नया बन चुका है। ये कैलकुलेशन हटा देते हैं, इसका काम हो गया। क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, नहीं, अभी भी नहीं। एक काम करते हैं, थर्ड रो और फोर्थ रो को एक्सचेंज कर लेते हैं। थर्ड रो और फोर्थ रो का प्लेस एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि देखो थर्ड रो में सभी एलिमेंट 0 है, तो अगर हम उसको फोर्थ रो की जगह लेके जाए तो फिर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये देखिए हमने एक्सचेंज कर लिए हैं, R3 और R4 हमने एक्सचेंज कर लिए हैं। और अब आप देख सकते हैं, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? यस, बिल्कुल ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब अब हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 हो चुके हैं। देखो जो प्लेसेस पे 0 चाहिए था वो प्लेसेस पे 0 मिल चुका है। और आप देख सकते हैं पहले जो 3 कॉलम्स है वो A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, और लास्ट वाला जो कॉलम है वो
वो बी मैट्रिक्स के एलिमेंट हो जाएंगे। तो चलो यहाँ पे ए और बी मैट्रिक्स को यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो सी मैट्रिक्स में ए और बी को कंबाइन किए थे, अब ए और बी को यहाँ से बाहर निकालो। तो ये है ए मैट्रिक्स जिसको हमने बाहर निकाले, और बी मैट्रिक्स को भी बाहर निकालो। और अब हम यहाँ कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो कैसे कंसिस्टेंसी चेक होता है, तो इसके लिए क्या करो, सी मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स ए का रैंक चेक करो। मैट्रिक्स सी का रैंक चेक करने के लिए मैट्रिक्स सी में कितने नॉन ज़ीरो रो है वो चेक करो, और मैट्रिक्स ए में भी चेक करो। दोनों में नॉन ज़ीरो रो की संख्या अगर सेम है तो फिर हम कहेंगे दोनों का रैंक सेम है, तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएंगी। तो देखो मैट्रिक्स सी में 3 नॉन ज़ीरो रो है, देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तीनों नॉन ज़ीरो रो है, फोर्थ रो ज़ीरो रो है। और मैट्रिक्स ए में भी 3 नॉन ज़ीरो रो है, देखो यहाँ देख सकते हैं एन जेड लिखा है, इट मीन्स ये नॉन ज़ीरो रो है, और लास्ट रो ज़ीरो रो है। तो मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स ए दोनों में नॉन ज़ीरो रो की संख्या 3 है। इसका मतलब दोनों का रैंक सेम है, इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है। यस बिल्कुल। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में देखो हम क्या लिखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम में स्टेटमेंट में लिखते नहीं है प्रॉपरली, तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 3, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, सिंस रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। देखो ये जो लिखा है ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों का रैंक सेम है, और वो दोनों का रैंक जो है वो उतना ही है जितने नंबर ऑफ अननोन्स है। यहाँ अननोन की संख्या 3 है, एक्स वाई जेड 3 अननोन है, और रैंक भी 3 है ना, रैंक भी 3 है और नंबर ऑफ अननोन भी 3 है। तो यहाँ रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा और हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि दोनों का रैंक सी है, दोनों का रैंक जो है वो 3 है और वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, इसीलिए गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट होगा एंड देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। अब वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट्स को हमने अंडरलाइन किया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लो, एग्जाम में आपको ऐसे ही स्टेटमेंट में लिखना है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलो अब इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। हमने आपको कहा था इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ होगा आगे चल के जब सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो चुका है और अब हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर रहे हैं। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखा है ए एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हम यहाँ लिख लेंगे। और ये देखो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, नए जो न्यू ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है वो लिखे और लास्ट में जो न्यू बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है वो लिखे। और अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे कुछ इक्वेशंस हमें मिलने वाली है। तो पहली इक्वेशन है x + 5y + 7z = 15। दूसरी इक्वेशन है -7y - 10z = -19। और तीसरी इक्वेशन है -16z = -64। तो ये जो 3 इक्वेशंस मिली है इसमें पहली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कहो, दूसरी को इक्वेशन नंबर 3 कहो और लास्ट जो इक्वेशन है वहाँ से हमें z मिलने वाला है। सो z मिल चुका है 4। ठीक है, z मिल चुका है 4। अब क्या करो, ये z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो। इक्वेशन नंबर 3 में अगर आप पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो हम यहाँ रखेंगे -7y - 10 × 4 = -19। तो ये हम थोड़ा सा स्टेप वाइज सॉल्व कर लेते हैं। -7y और ये -40 हो जाएगा, उधर जाके +40, तो ये -19 + 40 मतलब ये 21 + 21 / -7। तो यहाँ y की वैल्यू हमें डेफिनेटली मिल जाएंगी। y की वैल्यू हो जाएंगी यहाँ -3। ठीक है, तो y मिल चुका है और अब बचा है x। अब हमें x चाहिए तो क्या करो, ये y और z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। तो चलो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 एम्प्लॉइज x + 5 × -3 + 7 × 4 = 15। बस इसको सॉल्व करो तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा डेफिनेटली। तो x की वैल्यू हम यहाँ डायरेक्टली लिख लेते हैं, x की वैल्यू मिलेंगी 2। ठीक है, तो फाइनली x मिल चुका है और इस तरह से x y z तीनों मिल चुके हैं और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा छोटा कर लिया है हमने ताकि एक पूरा सिंगल बोर्ड पे आ जाए। बस नीचे में हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे कि देयरफॉर x = 2, y = -3 एंड z = 4 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, जो
टेस्ट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में लिखा था टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व द सिस्टम, मतलब चेक करो कि गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो यस, बिल्कुल हमने चेक किया, गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट है एंड देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन मिल चुका है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -3 एंड z का वैल्यू 4, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने पूरा स्टेप वाइज सॉल्व किए, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी एग्जाम में भी आ चुका है। तो ये था कंसिस्टेंसी, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले के 3 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी करिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।